नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सक्सेना। यूपी लाइव में आज सबसे पहले बात होगी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर लखनऊ में एक महत्वपूर्ण आयोजन को लेकर। साथ ही दिखाएंगे रमजान के पाक महीने के बाद ईदगाह में नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगाकर की ईद की शुभकामनाएं। तो वहीं बताएंगे आपको कि मथुरा के कोसी इलाके में कैसे हुई पशु रक्षक की मौत। तो वहीं बताएंगे आपको कि लखनऊ के सुपर जायंट्स की टीम टूर्नामेंट से पहले कहां पहुंची। देंगे जानकारी आपको हर छोटी बड़ी खबर की, लेकिन सबसे पहले खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर लखनऊ में एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ है। अरण्य समागम के तहत ये वन अर्थव्यवस्था थीम राष्ट्रीय वानिकी संवाद का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। मुख्यमंत्री योगी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और इस एक दिवसीय राष्ट्रीय संवाद का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वानिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर अरण्य समागम राष्ट्रीय वानिकी संवाद कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मॉर्स हॉल में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी वन एवं अर्थव्यवस्थाएं विषयक इस एक दिवसीय राष्ट्रीय वानिकी संवाद का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने वानिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने वन है तो जीवन है जैसे संदेश दिए, पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए वनों की सुरक्षा को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में वन संवर्धन, पौधरोपण अभियानों और हरित विकास की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। वन का महत्व क्या है, यह भारत की वैदिक कालीन परंपरा से लेकर के और आज के जब पूरी दुनिया के अंदर हम सबके सामने जो वर्तमान की चुनौतियां आई हैं, इन सभी चुनौतियों के समय में हर एक व्यक्ति ने प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ के दुष्परिणामों को झेला है। उस चुनौती का सामना वह कर रहा है और इन्हीं सब चुनौतियों के बारे में हमारे ऋषियों ने हमें एक बात कही थी। उनका उद्घोष था कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। माता भूमि, पुत्रोहम पृथिव्या। हर पुत्र का दायित्व क्या होता है मां के प्रति, कि मां के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ न हो, उसके सम्मान में, उसकी सुरक्षा में, उसके संरक्षण में। और मुझे लगता है कि दुनिया भर के हर एक नागरिक को इस बात को सोचना चाहिए कि उसके स्तर पर किए जाने वाले प्रयास में कहां चूक हुई है कि आज जो वैदिक कालीन सभ्यता इस बात का उद्घोष करती थी, आज वहां पर आप देख रहे होंगे पूरा एक जो मौसम चक्र है इसमें व्यापक बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग की जो समस्याएं हमारे सामने पैदा हुई हैं, यह एक नई चेतावनी हम सबको दे रही है। और उन स्थितियों में जो भारत की ऋषि परंपरा ने सदैव हमें इस बारे में कहा है, जिसके बारे में हमारे राज्य मंत्री ने भी इस बारे में चर्चा की थी कि 10 कूप समावापी 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समम पुत्रो 10 पुत्र समो द्रुम। यानी 10 कुओं के समान एक बावड़ी है और 10 बावड़ियों के समान एक तालाब, 10 तालाबों के समान एक पुत्र है
और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष है। यानी प्रकृति में एक वृक्ष की महत्ता क्या है, इसको सर्वोपरि माना गया है, सर्वोपरि माना गया है। प्रकृति के प्रति भारतीय परंपरा का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमारी ऋषि परंपरा ने सदैव राह दिखाई है। 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष, यानी एक पेड़ की महत्ता सर्वोपरि है। मुझे प्रसन्नता है इस बारे में कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने अपने वन आच्छादन को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। ये एक प्रयास है और मेरा मानना है कि इस प्रयास में हमें सफलता प्राप्त तब हुई जब हम लोगों ने इसे जन आंदोलन बनाने का कार्य किया। ये केवल वन विभाग का कार्यक्रम नहीं बन पाया। मेरा मानना है कि जब भी कोई अभियान जन आंदोलन बनता है तो उसमें सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें समाज उसको लीड करता है, सरकार पीछे रहती है, विभाग पीछे रहता है, उसको देखता है, वॉच करता है, उसको सपोर्ट करता है। परिणाम हम सबके सामने आते हैं। जब सरकार आगे होती है, विभाग आगे होते हैं, पब्लिक पीछे होती है, परिणाम नहीं आ सकते, क्योंकि किसी की जवाबदेही नहीं होती। हमने पिछले 9 वर्षों में जो सफलता प्राप्त की है, इस सफलता के पीछे का आधार था कि हमने इसको जन आंदोलन बनाया, जिसमें समाज आगे था, सरकार पीछे थी। सरकार का काम सपोर्ट करना था, समर्थन करना था, उन बैरियर्स को हटाना था जो वनाच्छादन को बढ़ाने में कहीं ना कहीं जो अवरोध थे, बैरियर थे, उनको हटाने में सरकार सपोर्ट कर रही है। बता दें कि इस दौरान सीएम योगी ने यह भी कहा कि दुधवा नेशनल पार्क की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम चल रहा है। जल्दी वहां इस वर्ष का लक्ष्य 35 करोड़ पौधे लगाना है। इस संवाद में वन संसाधनों और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध, सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा हुई, जिसमें देश भर के विशेषज्ञ, वन अधिकारियों तथा गणमान्य अतिथि शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अगली खबर अयोध्या से है, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम राम दरबार पहुंची है। उन्होंने टूर्नामेंट से पहले रामलला के दर्शन किए हैं और ऋषभ पंत समेत टीम के कई सदस्यों ने वहां पूजा अर्चना की। आपको बता दें, लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका भी वहां मौजूद रहे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राम के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाता है। आपको बता दें, खबर अयोध्या से है, जहां राम दरबार पहुंचे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। ऋषभ पंत समेत कई क्रिकेटर्स वहां उनके साथ मौजूद रहे हैं। इसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका भी वहां मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि राम के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाता है। टूर्नामेंट से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम वहां पहुंची है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, राम दरबार पहुंचे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। टूर्नामेंट से पहले रामलला के दर्शन किए हैं। इसी के साथ ऋषभ पंत समेत टीम के कई सदस्य भी वहां मौजूद रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका भी वहां मौजूद रहे। अल्लाह को जितना आदमी प्रणाम करे उतना कम है। अब आईपीएल सीजन भी चालू होने जा रही है, तो सबसे आगे उनके शरण में आके प्रणाम करके आशीर्वाद लेना है। काफी है, इंडियन प्लेयर्स तो ज्यादातर हैं, तो हम 12-14 जन हैं। बस आशीर्वाद बनाए रखें है जी। उसके बाद तो क्या, बस जब भगवान राम का आशीर्वाद होता है तो सब चीज अपने आप बैठ जाती है।
वहीं बारिश के बाद धुंध के साथ शनिवार की सुबह हुई है। नोएडा गाजियाबाद में भी घनी धुंध देखी गई। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 2 से 6 डिग्री की गिरावट तापमान में दर्ज की गई। वहीं 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान रह सकता है, इसकी उम्मीद है। 22 मार्च से मौसम शुष्क होने और तापमान बढ़ने की भी संभावना यहाँ जताई जा रही है। आपको बता दें, बारिश के बाद धुंध के साथ शनिवार की सुबह हुई, जहां नोएडा गाजियाबाद में घनी धुंध देखने को मिली। इसी के साथ तापमान में भी 2 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। साथ ही 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये अधिकतम तापमान रह सकता है, इसकी भी उम्मीद जताई जा रही है। इसी के साथ ही 22 मार्च से मौसम शुष्क होने और तापमान बढ़ने की भी संभावना यहाँ जताई जा रही है। वहीं हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ ईद उल फितर मनाई गई है। ईदगाह में सुबह से ही हजारों लोगों ने नमाज अदा की है। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर शुभकामनाएं दी। अमन, चैन और देश प्रदेश की तरक्की के लिए भी दुआएं मांगी गई। पुलिस प्रशासन ने भी इसी को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम किया था। आपको बता दें, ईद उल फितर के लिए हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ ईद मनाई गई। ईदगाह में सुबह से ही हजारों लोगों ने नमाजें अदा की हैं। इसी के साथ नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं भी दी। अमन, चैन और देश के प्रदेश की तरक्की के लिए लोगों से दुआएं भी मांगी। और पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम किया है। देखिए, आज ईद का जो त्यौहार है पूरे देश में मनाया जा रहा है, खुशियों के साथ, धूमधाम के साथ, और निश्चित तौर पे मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। तमाम मुल्क के मस्जिदों से आज मुल्क के अमन, चैन की, भाईचारे की, तरक्की की दुआएं मांगी गई। हम सब भाईचारे के साथ रहे। ईद जो है भाईचारे का त्यौहार है। जिस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब के लिए हमारा मुल्क जाना जाता है, हम सब मिलजुल के अपनी इस तहजीब को, अपने इस मुल्क को, अपने इस भाईचारे को बनाए रखें। यही आज इस तमाम मस्जिदों से दुआएं मांगी गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक दुखद और तनावपूर्ण खबर सामने आई, जहां प्रसिद्ध पशु रक्षक कार्यकर्ता चंद्रशेखर, जिन्हें फरसा वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता था, उनकी मौत हो गई है। घटना की जानकारी के अनुसार बाबा चंद्रशेखर मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक ट्रक का पीछा कर रहे थे, जिसमें गौवंश लदे होने की शक था। उन्होंने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साए पशु रक्षकों और स्थानीय लोगों ने दिल्ली आगरा हाईवे पर जाम लगा दिया, पथराव किया और पुलिस पर हमला किया। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। मथुरा में हाल ही में प्रसिद्ध पशु रक्षक कार्यकर्ता चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की कथित तौर पर पशु तस्करों द्वारा हत्या कर दी गई, जब वे एक ट्रक का पीछा कर रहे थे जिसमें गौवंश लदा होने का संदेह था। उन्होंने मोटरसाइकिल से ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की और सामने रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया और पशु रक्षकों तथा स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें हाईवे पर जाम लगाया गया, पथराव हुआ और पुलिस पर हमला हुआ, जिससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पशु तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की, जबकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंचे डीआईजी शैलेश कुमार पांडे ने स्थिति का जायजा लिया और कहा कि एक ट्रक को रोककर उसकी जांच की। पीछे से आ रहे एक अन्य ट्रक ने रुके हुए ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे पशु रक्षकों को चोटें आई और एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद शव को खाटा शेरकर रोड पर रख दिया गया, जिससे सड़क जाम हो गई। लंबी बातचीत के बाद कुछ लोग तो चले गए, लेकिन कुछ अन्य लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसी क्षेत्र में आज अर्ली मॉर्निंग एक घटना हुई, जिसमें आजनौक के रहने वाले फरसा बाबा नाम से गौरक्षक थे। इन लोगों ने कुछ गाड़ी को रोका था और रोक के चेक कर रहे थे। उसी बीच चूंकि घना कोहरा था, आज हम सभी जानते हैं, पीछे से एक गाड़ी जो है वो भी एक ट्रक था, उसने जिस ट्रक को इन लोगों ने रोक रखा था उस पर टक्कर मारी और जिसके फलस्वरूप जो आगे वाला ट्रक था उससे बाबा को धक्का लगा।
वे चोटिल हुए और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बॉडी को कुछ लोगों ने लाकर यहाँ छाता शेरगढ़ रोड वाला जो तिराहा है वहां पे लाके बॉडी को रखे, इन लोगों ने जाम लगाया। काफी देर इनसे बातचीत हुई, कुछ इनके बीच के लोग मान गए थे, परंतु वहां पे उपस्थित कई लोगों ने पुलिस पार्टी पे पथराव किया और फिर वहां पे अश्रु गैस के गोले छोड़ के और भीड़ को खदेड़ करके वहां से मृतक का जो शव है उसको हटवा लिया गया है। अभी क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन का काम चल रहा है, स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है, कुछ को गिरफ्तारी भी हुई है। जो भी इसमें शामिल है हमारे पास तमाम फुटेज है इनके, और उपद्रव करने वालों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी दोषी होंगे उनको सख्त कराया जाएगा। डीआईजी शैलेश कुमार पांडे ने आगे कहा कि भीड़ को तितर बितर करने और शव को हटाने के लिए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े। अब स्थिति नियंत्रण में है और दंगा करने वालों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पथराव में शामिल सभी लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वीडियो फुटेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ट्रक में कोई भी मवेशी या उससे संबंधित कोई सामग्री नहीं थी। इस अशांति में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी आकलन जगह कोई वैसा मेजर वैसा नहीं है, बट हाँ इसका आकलन किया जा रहा है और जैसा मैंने बताया जो लोग भी पत्थरबाजी में शामिल रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। हमारे पास वीडियो फुटेज है और चिन्हित करके उन सभी सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। देखिए इस चीज पे भी बात आई है सामने, समस्त तथ्यों की जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी अपेक्षित कार्रवाई है वो नहीं, बिल्कुल इस बात का खंडन किया जाता है। जो ट्रक थे उसमें कोई भी गोवंश या उससे रिलेटेड पदार्थ नहीं था। मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसमें कोई गोवंश या इस तरह का पदार्थ नहीं है। हम लोगों ने शंका के आधार पर किसी ट्रक को रोका था। जैसा मैंने बताया, फॉग कंडीशन होने के कारण पीछे से भी एक ट्रक आ रही थी, उससे टक्कर लगी। ये लोग वहां पे चेकिंग कर रहे थे, जो बाबा गोरक्षक थे, और ये घटना निश्चित तौर पर विफल घटना है, परंतु विधि संगत कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन जो उपद्रव में शामिल रहे हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। अब स्थिति नियंत्रण में है और दंगाइयों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्थरबाजी में शामिल सभी लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वीडियो फुटेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पष्ट किया जाता है कि ट्रक में कोई भी मवेशी या उससे संबंधित सामग्री नहीं थी। अशांति फैलाने में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। बीते दिन विश्व गौरैया दिवस था, जो कि विश्व भर में गौरैया के संरक्षण को समर्पित है। शहरों की गलियों में उम्मीद की आवाज बनकर छोटी सी चिड़िया की चहचहाहट फिर से गूंज रही है। क्रिकेट के जंगल में गौरैया लगभग खो ही रही थीं। शहरीकरण, मोबाइल टावर और घोंसलों की जगह ना मिलना, सब कुछ इसके खिलाफ था। लेकिन अब बदलाव की हवा बह रही है। गौरैया बचाओ अभियान के तहत लकड़ी के घोंसले बांटे जा रहे हैं और इनकी संख्या में साफ इजाफा देखने को मिल रहा है। कहां-कहां क्या है ये प्रयास, देखिए इस रिपोर्ट में। वाराणसी और कानपुर में विश्व गौरैया दिवस के मौके पर गौरैया संरक्षण की मुहिम ने एक नई ऊर्जा और उम्मीद जगाई है। जहां शहरों की कंक्रीट की दीवारों के बीच ये छोटी सी चिड़िया अपनी चहचहाहट से प्रकृति के साथ जुड़ाव का प्रतीक बनी हुई है। हर साल 20 मार्च को मनाया जाने वाला ये दिवस उन प्रयासों को समर्पित है जो गौरैया की घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए किए जा रहे हैं। क्योंकि शहरीकरण, कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल, मोबाइल टावरों का रेडिएशन और पारंपरिक घोंसलों के लिए जगह की कमी ने इसे विलुप्ति के कगार पर ला खड़ा किया है। वाराणसी में अतुल पांडे जैसे समर्पित संरक्षणकर्ता ने अपने घर को गौरैया कॉलोनी में बदल दिया है, जहां सैकड़ों गौरैया सुरक्षित घोंसलों, दाने और पानी के साथ चहचहाती नजर आती है। और व्यग्र फाउंडेशन के माध्यम से वे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हर छत पर एक छोटा सा घोंसला या दाना पानी का बर्तन रखने से ये पक्षी वापस लौट सकते हैं।
व्याघ्र फाउंडेशन विगत दशकों से काम कर रहा है, जो केवल नन्ही चिड़िया और पर्यावरण के लिए काम करता है। और आप देख सकते हैं कि व्याघ्र फाउंडेशन ने बाकायदे यहाँ पे गौरैया कॉलोनी हम लोगों ने बना रखा है, और इस गौरैया कॉलोनी में ढेर सारी चिड़ियों के रहने की व्यवस्था की गई है, घोंसलों की व्यवस्था की गई है। उनको इको फ्रेंडली माहौल देने के लिए ढेर सारे पौधे लगाए गए हैं, रूफटॉप ऑक्सीजन पार्क डेवलप किया गया है, और व्याघ्र फाउंडेशन पूरे देश में नन्ही चिड़िया गौरैया को बचाने के लिए घोंसले वितरित करता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। विगत 8 से 10 वर्षों से ये काम जारी है, और अभी तक मैं कह सकता हूं कि लगभग 70 से 80 हजार घोंसले हम लोगों ने पूरे देश में वितरित। हम लोग लकड़ी के बने हुए सुंदर सुंदर घोंसले देते हैं, पानी का पात्र देते हैं, धान देते हैं, धान जो चावल होता है, धान देते हैं, ककुनी देते हैं, बाजरा देते हैं, जिसको गौरैया चिड़िया बहुत प्रेम से खाती हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट हम लोग वितरित करते हैं। और गांव में गौरैया चिड़िया को लेके, गाय को लेके, पशु पक्षियों को लेके हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा बहुत उनकी चिंता किया करते थे, और खाना खाने से पहले उनके लिए भी कुछ न कुछ भोजन निकालने की व्यवस्था और परंपराएं थी। जैसे जैसे हमारी व्यवस्थाएं बढ़ती गई, हम उनके बारे में सोचना बंद कर दिए। तो कहीं न कहीं से गांव की वो पुरानी यादें जुड़ी थी, जो महादेव की नगरी काशी में जीवंत हो उठी। कारण है कि जब हम अपने बच्चों को नन्ही चिड़िया गौरैया के बारे में बताएंगे नहीं, कहा गया हाउस एस्पैरो, तो हाउस एस्पैरो इसीलिए न कहा गया कि वो हमारे और आपके साथ रहती हैं, हमारे आपके बीच रहती हैं, हमारे आपके करीब रहती हैं। पहले हमारे यहाँ अभाव होता था तो हम उनकी चिंता किया करते थे, और अब जब हम प्रभाव में आ गए, जब हमारे आर्थिक स्थितियां मजबूत होने लगी, तो हम उनकी चिंता करना बंद कर दिए। पहले मकानें बनती थी तो उनके लिए सुराखें छोड़ी जाती थी, मुक्के बनाए जाते थे, आज हम पीओपी लगा के उनको पैक करने का काम कर रहे हैं। तो कहाँ जाएंगी ये हाउस एस्पैरो, किसके साथ रहेंगी जब हम उनकी चिंता नहीं करेंगे। अन्य प्रयासकर्ता भी हजारों गौरैयों की देखभाल कर रहे हैं, जिनकी प्रशंसा प्रधानमंत्री तक ने की है। जबकि नमामि गंगे जैसे पहल गंगा घाटों पर जागरूकता फैला रही है और विदेशी पर्यटकों को भी इसमें शामिल कर रही है। दूसरी ओर कानपुर में कई संस्थानों से जुड़े लोग गौरैया बचाओ अभियान चला रहे हैं, जहां लकड़ी के घोंसले बांटे जा रहे हैं और गौरैया की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। साथ ही प्राणी उद्यान और स्थानीय समितियां भी घोंसलों का वितरण और जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। और मैं कानपुर में एक सेवादान फाउंडेशन संस्था पिछले कई वर्षों से चला रहा हूं। साथ ही गौरैया बचाओ अभियान से भी जुड़ा हुआ हूं, और जो पिछले 12 साल से मैं इसमें लगा हुआ हूं। और इस मकसद में हमने एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी ये देखी है कि जब शुरुआत में हमारे यहाँ गौरैया का फुदकना बंद हो गया था, तो 1-2 गौरैया ही हमें दिखा करती थी। तो हमने आर्टिफिशियल घोंसले अपने घर पे लगाना शुरू किया, और इस घोंसले के परिणाम शुरुआत में तो हमें नहीं दिखे, पर आज 12 वर्षों के बाद जो इसके आंकड़े हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि जहां गौरैया हमारे घर पे 1 या 2 दिखा करती थी, आज उनकी संख्या सैकड़ों की तादाद में हो चुकी है। क्योंकि एक घोंसला प्रतिवर्ष औसतन 9 बच्चों को एक उड़ान देता है प्रकृति में, और यही लगातार 10 वर्षों से होता आया है। और हजारों की संख्या में सिर्फ गौरैया के बच्चे हमारे घर से उड़ान भर चुके हैं। और पिछले 10-12 सालों में हमने लगभग 4000 से अधिक घोंसले कानपुर और उनके आसपास के क्षेत्रों में लोगों को पहुंचाए हैं, जिसका हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। और उनके आंकड़े देखे जाएं तो लगभग 36,000 से अधिक बच्चे उन घोंसलों से बड़े होकर प्रकृति में समर्पित हो चुके हैं, जिससे लगातार गौरैया की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि लोगों के घर में अब झरोकों का अभाव हो रहा है, क्योंकि आधुनिकीकरण के चलते कंक्रीट से और कांच से उनके घर घिर चुके हैं। तो ऐसे में हम उनके घर पर झरोका तो नहीं दे सकते हैं, पर हाँ, हम उन्हें एक आर्टिफिशियल शेल्टर बर्ड का जरूर दे सकते हैं, जिससे उनके घर की सुंदरता भी नहीं खराब होगी और पंछी को एक आशियाना भी मिलेगा। तो एक बड़े से घर में एक छोटा सा घर इन गौरैया पंछी को जरूर दिया जाए। इनका जीवन काल 4 से 5 वर्ष का ही होता है, और इस छोटे से कार्यकाल में ये भी जीना चाहती हैं, और इनका हमारे बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल है। क्योंकि अगर ये पंछी ख़त्म हो गए तो इनके ख़त्म होने से हमारी फूड चेन डिसबैलेंस हो जाएगी। ये इंसेक्ट खाती है, वॉर्म्स खाती है, और जिससे हमारी पेस्टिसाइड
और वहीं देश में सीएपीएफ बिल 2026 लाने की बड़ी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, इस बिल से देश की आंतरिक सुरक्षा को नया ढांचा मिलेगा। इसी के साथ ही सीएपीएफ में आईजी डीआईजी रैंक के लिए आईपीएस को आरक्षण भी मिलेगा। सीएपीएफ बिल 2026 से सुरक्षा बलों को बड़ा सुधार होगा। इसी के साथ ही इस बिल में आईपीएस और सीएपीएफ का कॉम्बिनेशन शामिल है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है, देश में सीएपीएफ बिल 2026 को लाने की तैयारी की जा रही है। इस बिल से देश की आंतरिक सुरक्षा को नया ढांचा मिलेगा। इसी के साथ ही आईजी डीआईजी रैंक के लिए आईपीएस को आरक्षण भी मिलेगा। इसी के साथ सीएपीएफ बिल में भर्ती से प्रमोशन तक सब कुछ क्लियर रहने वाला है। आईजी डीआईजी रैंक के लिए आईपीएस को आरक्षण दिया जाएगा। बिल से सुरक्षा बलों को बड़ा सुधार होगा। साथ ही इस बिल में आईपीएस और सीएपीएफ का कॉम्बिनेशन भी शामिल है। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। देखते रहिए सूर्य समाचार।